देश को छोड़ना इनके लिए एक चुनावी डायलॉग भले ही हो सकता है, लेकिन इनके किसी भी ख्वाब के किसी अंश मात्र में भी यह संभव नहीं है। हिंदी जहां जहां दिखी उस भाषा के अंदर रुपए पर भी अगर हिंदी दिखाई दी, जबकि उस रुपए के साइन को भी एक तमिल नागरिक नहीं बनाया था। राजनीति क्या इस हद तक चली जाएगी कि राज्य अपनी राजनीति बचाने के लिए देश का विभाजन तक पसंद कर लेंगे? भारत की जब भी बात होती है तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ा जाना जरूरी होता है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट के कारण ही आज भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। यहां पर जो ये स्टेट्स वाली बात है, यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य, इसका मतलब है इंडेस्ट्रक्टिव स्टेट है ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब हमारा एक ऐसा यूनियन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हां राज्यों को तोड़ा जा सकता है, जिसके चलते भारत ने आंध्र से तेलंगाना जैसे राज्य का निर्माण किया और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का। ठीक इसी प्रकार से भारत के अंदर संघ को नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि भारत एक संघ है राज्यों का, यह टूट नहीं सकता। अब ऐसे में यह लाइन जब हमें पता हो, उसके बीच में भारत का यह नक्शा हमें ज्ञात हो कि हमारे यहां किस तरह से तमाम राज्य हैं जो दिशाओं के हिसाब से ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट में बदले हुए हैं। ऐसे में भारत के अंदर दक्षिण की तरफ बैठा हुआ तमिलनाडु हाल ही के समय पर बड़ा ही सुर्खियों में है, क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं एक ऐसी कमेटी बनाकर जो ये चर्चा करेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी 1 साल के भीतर भीतर कि कैसे तमिलनाडु को एक स्वायत्त राज्य बनाया जा सकता है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ऑटोनॉमस स्टेट अर्थात राज्य केंद्र के साथ ना होकर अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी लेकर आगे बढ़े। तो बड़ा सवाल निकलता है कि क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी के साथ आगे निकल सकता है? देखने वाली बात यह है कि क्या कोई राज्य ऐसा संभव है जिसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर कभी 370 के माध्यम से अपने आप को अलग मानता था। क्या राज्य तमिलनाडु केंद्र के साथ या फिर तमाम अन्य राज्यों के साथ रहकर खुश नहीं है, या फिर यह देश से अलग होने की कोई नीति लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा राज्य सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है भारत की, ऐसे में हमारे राज्य को उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। हम 1 रुपया कमाकर केंद्र को देते हैं, बदले में हमें 29 पैसा ही मिलता है। M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया यह कार्य बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत को इस तरह से कोई राज्य छोड़कर जा सकता है? क्या कोई राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता चला सकता है? आज का सेशन इसी बात पर है। साथियों, भारत के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु, जो हाल ही में केंद्र सरकार के साथ काफी सारे मुद्दों पर बहस करता हुआ दिखाई दिया, अब वो एक नए कारण से सुर्खियों में है। तमिलनाडु अपने तमाम विवाद, चाहे फिर वो भाषा का विवाद हो, चाहे नीट संबंधी विवाद हो, चाहे गवर्नर से संबंधित विवाद हो, अपोजिशन के द्वारा सत्तारूढ़ यह राज्य आज केंद्र की सत्ता के साथ इस तरह रिफ्ट में फंसा है कि इसे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस देश को ही छोड़ दो। मैं इस बात पर आगे बढ़ूं इससे पहले ही इस डाउट को क्लियर कर देता हूं कि देश को छोड़ना इनके लिए एक चुनावी डायलॉग भले ही हो सकता है, लेकिन इनके किसी भी ख्वाब के किसी अंश मात्र में भी यह संभव नहीं है। कारण इसलिए है क्योंकि भारत जैसा देश जब बना था तब यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई राज्य किसी को छोड़कर अलग नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार ने सेना अपने साथ इसीलिए रखी थी। अगर याद हो तो भारत की रक्षा, संचार और विदेशी संबंध, ये 3 ऐसे मसले हैं जिन्हें केंद्र एनी टाइम अपने कंट्रोल में रखता है। और यही कारण है कि जब अक्सर आप इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी तो हैं, लेकिन वो इस तरह क्यों हैं कि उत्तर में पता चल रहा है तो आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है,
पूरब की तरफ अंडमान निकोबार चला जाता है तो पश्चिम में दमन दीव दादर नागर हवेली दिख जाता है, सेंट्रल में दिल्ली या चंडीगढ़ दिख जाता है, और साउथ में आपको जब पहुंचते हैं तो पौंडीचेरी दिख जाता है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इस तमिलनाडु में भी पौंडीचेरी के कुछ हिस्से प्रेजेंट हैं जिन्हें आप पौंडीचेरी और कराईकल के नाम से जान रहे हैं। यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसी तरह से केंद्र ने बनाया था, और वो केंद्र द्वारा बनाने का बड़ा रीजन था, और वो बड़ा रीजन क्या था कि कल को अगर कोई राज्य ऐसी गुस्ताखी सोचता भी है तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र अपनी सेना को भेजकर इन जगहों को कंट्रोल में ले लेगा। इसका मतलब यह है कि इनका ये जो ख्वाब है ये केवल राजनीति से प्रेरित है, इसलिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम इसकी गहराई में जरूर चलेंगे कि ये इस तरह की बयानबाजी कर क्यों रहे हैं, ये ऐसे बयानवीर बन क्यों रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं इनके द्वारा किए गए इस कार्यकलाप पर, जिसमें इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है 3 लोगों को मिला के, जिसमें चेयरमैन कुरियन जोसेफ, मेंबर अशोक शेठ और मेंबर एमयू नागराजन शामिल हैं। इसके अंदर चेयरमैन जो कुरियन जोसेफ हैं ये एक रिटायर्ड जज हैं, अशोक शेठ एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और एमयू नागराजन एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ये सभी वो अधिकारी हैं जिनका इनकी पार्टी यानी डीएमके के साथ पुराना नाता रहा है। स्टालिन के जो पिताजी करुणानिधि हैं उनके ये क्लोज अलाई रहे हुए लोग हैं, जिनकी समिति बनाई गई है, जिनका काम है कि वो तमिलनाडु को एक स्वतंत्र या फिर स्वायत्त राज्य बनाने में सलाह दे कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। इनके द्वारा क्लेम में कहा जाता है कि हम पर जबरन भाषा सौंपी जाती है, नीट के मामले में सुनवाई नहीं होती, टैक्सेशन हमसे वसूल लिए जाते हैं। इसीलिए इस कमेटी की सलाह को ये 2026 में चुनावों से पहले देखेंगे और देख करके उस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो यानी कुल मिलाकर अगर कोई सवाल पूछा जाए तो इनके द्वारा यह कमेटी का जो गठन किया जा रहा है ये किस भावना से प्रेरित है, तो जवाब निकल कर आता है राजनीति से प्रेरित है। राजनीति कैसी राजनीति है दक्षिण भारत के इस राज्य में तमिलनाडु के अंदर, तो जान लीजिएगा। तमिलनाडु जहां की आबादी आज 7 करोड़ 21 लाख है 2011 की सेंसस के अनुसार, जहां पर 3.5 करोड़ के आसपास पुरुष और उतने ही महिलाएं हैं। इस टोटल पॉपुलेशन के अंदर लिटरेसी 80% के अराउंड पाई गई है। इस पॉपुलेशन के साथ साथ आधी जनता लगभग तमिलनाडु की शहरों में और आधी गांवों में रहती है। इस तमिलनाडु में अगर रिलीजन के साथ बात करें तो 87% पॉपुलेशन हिंदू मेजॉरिटी है। इसके बावजूद भी ये द्रविडियन आइडेंटिटी के लिए संघर्षरत रहते हैं। क्या है ये द्रविडियन आइडेंटिटी? द्रविडियन आइडेंटिटी, द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत जो है उसमें तमिलनाडु के ये लोग अपने आप को उत्तर भारत से सेपरेट करने के लिए ब्राह्मणिकल संस्थाएं जो हैं यानी कि यज्ञ, रीति रिवाज, कर्मकांड, पूजा पाठ, उनसे अपने आप को अलग मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये डिसंस्कृटाइजेशन यानी कि अगर कोई रिचुअल उत्तर भारत के अंदर चला आ रहा है तो उसकी अंधभक्ति नहीं करनी है। इनके द्वारा किया गया ये मूवमेंट असल मायने में पेरियार के द्वारा प्रेरित था। पेरियार द्वारा प्रेरित उसी आइडेंटिटी को डीएमके आज अपनी नीतियों में मानती है। कभी इस विषय पर और डिटेल में चर्चा करी जाएगी कि पेरियार किस तरह से दक्षिण भारत की राजनीति के लिए एक टॉर्च बियरर बनकर आए थे। फिलहाल के लिए डीएमके अपनी भाषा और नॉन ब्राह्मणिकल, जिसको कहा जाता है डी ब्राह्मणाइजेशन, उस पद्धति को मानने के लिए अपने आप को एक अलग प्रकार की कम्युनिटी मान करके चल रहा है। फिलहाल 2026 में होने वाले इलेक्शंस के लिए एमके स्टालिन ने सीधा केंद्र की सरकार के साथ रार पालने का प्लान किया है। अब ऐसा क्यों है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। असल मायने में ये सब अच्छे से जानते हैं कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन का जो चिर प्रतिद्वंदी है वो एआईएडीएमके है। जब जयललिता जी हुआ करती थी, लेकिन जब से जयललिता जी स्वर्ग सिधारी हैं तब से एआईएडीएमके और बीजेपी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। नजदीकी और जब नजदीक पहुंच गई जब अमित शाह जी ने हाल ही में एआईएडीएमके के साथ नेताओं को रखते हुए गठबंधन की घोषणा कर दी। ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे तमिलनाडु के अंदर मुख्य विपक्षी दल जिसका नाम है एआईएडीएमके वो एनडीए में शामिल हो गया। साथियों, तमिलनाडु की राजनीति में जहां 234 सीटें विधानसभा में आती हैं, उनमें से 159 सीट वर्तमान में सरकार के पास है।
उन 159 सीटों के अंदर डीएमके 134 सीटें रखती है, वहीं कांग्रेस 17 सीटों के साथ सरकार में है। अपोजिशन की अगर हम बात करें तो पहले जहां बीजेपी मात्र 4 विधायक रखती थी, अब एआईएडीएमके के साथ मिलकर के कुल अपोजिशन के पास भी अब 75 सीटें हैं। ऐसे में 234 नंबर सीट वाली विधानसभा में डीएमके को यह अच्छे से पता है कि उनकी टक्कर अब एनडीए में बीजेपी प्लस एआईएडीएमके से होने वाली है। अब अगर बीजेपी को टारगेट करना है इलेक्शंस में, तो बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी बता करके ट्रीट किया जाए, नंबर एक। दूसरा, बीजेपी हिंदी थोपना चाहती है, इस बात के लिए ट्रीटमेंट तमिलनाडु की जनता को दिया जाए। भाषा संबंधी विवाद को इतिहास से खोद कर निकाला जाए कि कैसे दक्षिण भारत के इस राज्य ने अंग्रेजों के काल में भी हिंदी को नहीं माना था, तो आज के राज्य में कैसे केंद्र के द्वारा 3 भाषा फॉर्मूले की शिक्षा पद्धति को ये लोग अपना लेंगे। यही कारण है कि एम.के. स्टैलिन अपनी राजनीति को चमकाए रखने के लिए इस समय केंद्र की सरकार के साथ और अपोजिशन के साथ में रार कर रहे हैं। खैर, अपडेटेड जानकारी है कि इन लोगों का, यानी कि केंद्र के अंदर जो एनडीए गठबंधन है, उसमें एआईएडीएमके का शामिल होना कोई नया जानकारी नहीं है। पहले भी अटल जी के टाइम पर यह गठबंधन रहा है। फिलहाल तमिलनाडु की जो मौजूदा स्थिति है उसमें डीएमके सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं एआईएडीएमके दूसरी बड़ी पार्टी बनकर बैठी है। लेकिन अब फिर से एक सवाल बनता है कि क्या यह पूरी तरह से एम.के. स्टैलिन सोच समझ करके अपनी जनता को केंद्र सरकार के खिलाफ करने के लिए या सेंसिटाइज करने के लिए करते हैं? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे उनका फायदा क्या है? तो आइए थोड़ा सा इलेक्शन की गणित पर चलते हैं। 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तो बीजेपी कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाई, या कहिए तो परफॉर्मर ही नहीं थी। लेकिन 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने यहां 18.24% वोट शेयर प्राप्त किया। मतलब एक तरीके से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी निकली। एआईएडीएमके 23% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके का भी वोट शेयर टूटा था, लगभग 6% के आसपास। लेकिन यह इन्हें समझ में आ गया था कि लोकसभा के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से बीजेपी ने बहुत तगड़ा तरीके से एंट्री की है। अर्थात आज के समय में एम.के. स्टैलिन को सबसे बड़ी चुनौती 0 से 18% की यात्रा करने वाली बीजेपी से है। और बीजेपी के साथ यदि एआईएडीएमके शामिल होती है तो उन्हें अपनी सरकार जाती हुई दिख रही है। इस जाती हुई सरकार के खिलाफ के बचाने के लिए ही अब वो अपनी जनता और अपने वोट को एक छत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, अब इस बात को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। कब कब इन्होंने ऐसे प्रयास किए, उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको यदि याद हो तो भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर प्रयास किया गया कि हर राज्य 3 भाषा फॉर्मूला अपनाएगा। उन 3 भाषा फॉर्मूले में हिंदी का होना मैंडेटरी नहीं था, लेकिन यह था कि आप 3 भाषाएं अपनाएंगे, मातृभाषा को प्राथमिकता देंगे। मातृभाषा तमिलनाडु की अगर तमिल है तो उसको प्राथमिकता देंगे और उसी के साथ भाषा को आगे चलाएंगे। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानने से तमिलनाडु ने इनकार कर दिया। इसी की वजह से मैंने आप लोगों के सामने पहले भी इस पर एक सेशन किया था और यह बताया था कि ऐतिहासिक रूप से तमिलनाडु अपने आप को यही याद दिलाता है, इसी डीएमके पार्टी के नेतृत्व में, कि अंग्रेज भी हम पर हिंदी नहीं थोप पाए थे, तो फिर वर्तमान सरकार हम पर कैसे हिंदी थोप सकती है। और अपनी लीगेसी में ये पेरियार को याद करते हुए कहते हैं कि पेरियार और करुणानिधि के टाइम पर भी हिंदी का प्रयास हम पर किया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। केंद्र ने कहा कि हमने कहीं भी आपसे यह नहीं कहा कि आप तीसरी भाषा में हिंदी अपनाएं, हमने ये कहा कि 3 भाषा अपनाएं। और वो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में बहुत से माइग्रेंट्स हैं जो अन्य राज्यों से वहां गए हैं, उन्हें अगर अपने क्षेत्र की भाषा पढ़नी है तो वो उस भाषा में पढ़ाई कर पाए। हो सकता है एक उत्तर भारत का व्यक्ति जॉब के लिए दक्षिण भारत गया हो और उसे तीसरी भाषा अगर उपलब्ध हो तो वो अपनी भाषा के संपर्क में भी रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 3 भाषा फॉर्मूला लागू किया, लेकिन स्टैलिन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वैसे ही जैसे वक्फ एक्ट को मानने से या अप्लाई करने से पश्चिम बंगाल आनाकानी कर रहा है, वैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 भाषा फॉर्मूले को मानने से, एनईपी को मानने से स्टैलिन ने मना कर दिया।
मना कर दिया तो केंद्र सरकार के पास फंड नाम की एक सुविधा होती है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार तमिलनाडु को 2400 करोड़ रुपए देने वाली थी। सरकार ने उसे रोक दिया कि भाई जब आप हमारी बात ही नहीं मान रहे हो तो हम किस बात का आपको पैसा दें। सरकार ने उसे रोक दिया। इस पर हमने प्रॉपर सेशन भी ऑलरेडी किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख लीजिएगा। साहब इस बारे को तमिलनाडु ने बहुत बढ़ चढ़ के उठाया कि हमारे यहां पर एजुकेशन के नाम पर जो पैसा मिल रहा था केंद्र सरकार ने उसे रोक दिया, और रोकने का कारण नहीं बताया कि मैंने एजुकेशन पॉलिसी नहीं मानी। उसको उन्होंने प्रमोट ऐसे किया कि केंद्र सरकार हमसे हिंदी में काम करवाना चाहती है तो चलो अब हम हिंदी बदल देते हैं। यही हुआ। उन्होंने रुपए का जो साइन है उसमें जो आर शब्द लिखा है उस साइन को मानने से इनकार कर दिया और उसके स्थान पर तमिल भाषा में लिखा हुआ जो रुपए का निशान है उसको मानना शुरू कर दिया। इसी पर भी हमने आज से महीने भर पहले सेशन किया था और बताया था कि क्या कोई भारतीय राज्य रुपए का साइन बदल सकता है, और हमने आंसर दिया था कि राज्य अपने डॉक्यूमेंट्स में चाहे जैसे लिखे, लेकिन जो रुपए के नोट पर लिखा हुआ रुपया है वो नहीं बदला जा सकता, वो केंद्र द्वारा चलता है। लेकिन स्टालिन इस विवाद में केंद्र की बीजेपी को टारगेट करने के लिए पहले 3 भाषा फॉर्मूले में हिंदी का विरोध किए। हिंदी जहां जहां दिखी उस भाषा के अंदर रुपए पर भी अगर हिंदी दिखाई दी, जबकि उस रुपए के साइन को भी एक तमिल नागरिक ने ही बनाया था, लेकिन उसको इन्होंने खूब विरोध किया। चलिए तीसरा पॉइंट क्या हुआ। अब फिलहाल के क्षेत्र में क्या हो रहा है कि भारत के अंदर एक चर्चा है कि भारत ने नई संसद तो बना ली, नए सांसद कब आएंगे। नए सांसद से क्या मतलब है, बोले भाई जब लोकसभा चुनाव होंगे तब आएंगे। जी नहीं, फिलहाल जो हमने नई संसद भवन बनाया है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बहुत सारी कुर्सियां लगाई हैं, यह मानते हुए कि इसमें ज्यादा सांसद आके बैठेंगे। ज्यादा सांसद कैसे आएंगे, तो भारत की आबादी जहां 150 करोड़ पहुंच गई है, ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर ही हो रहा है। इसका मतलब पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सांसद संसद में नहीं पहुंच पा रहे। इसीलिए केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग बनाएगी और उस परिसीमन आयोग का दायित्व होगा कि वो ये तय करे कि किस क्षेत्र की जनसंख्या को कितने सांसद मिलने चाहिए। जितनी जनसंख्या उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बात को तमिलनाडु ने यूं उठा दिया कि हमने तो जनसंख्या नियंत्रित रखी, और उत्तर भारतीय राज्य जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि रखी। चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो सांसद ज्यादा मिलेंगे, और सांसद ज्यादा मिलेंगे, ऐसे में केंद्र के अंदर उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। हम लोगों ने जनसंख्या ना बढ़ा करके गलती की। इस बात को लेकर के इन्होंने फिर से एक मूवमेंट छेड़ दिया। इस बात को गृह मंत्री से न्यूज चैनल पर पूछा भी गया। गृह मंत्री ने अपनी तरफ से कहा कि अभी तक ना तो परिसीमन आयोग बना है, ना उसकी सिफारिशें शुरू हुई हैं, ना कोई डेट अनाउंस हुई है, लेकिन इसकी चर्चा को केवल स्टालिन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उत्तर और दक्षिण की लड़ाई में खुद को दक्षिण का मसीहा बना सके। इसके साथ साथ केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होने देंगे कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी जनसंख्या को हम इस तरह से काउंट ना करें, केवल नंबर्स में नहीं, उनकी जो परसेंटेज है उसको हम वैल्यू देंगे। जिस प्रोग्रेस में हम उत्तर के अंदर सीटें बढ़ाएंगे उसी तरह से दक्षिण में भी बढ़ाएंगे। लेकिन स्टालिन अपनी जनता को पहले भाषा के खिलाफ भड़काए, फिर परिसीमन के नाम पर भड़काए। ये कहने लगे कि आप लोगों को आने वाले समय में संसद में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। इसी तरह से इन्होंने एक और खेला खेला, और वो खेला क्या था। आपको याद होगा कि भारत में डॉक्टरी के लिए एक नीट का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिस परीक्षा के माध्यम से नीट, यूजी और पीजी परीक्षा होती है, जिसके माध्यम से 12th पास किए हुए बच्चों को मेडिकल यानी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस के अंदर एंट्री दी जाती है, मतलब पढ़ने के लिए एंट्री दी जाती है। इस नीट के एग्जामिनेशन में इन्होंने डिमांड यह कर दी कि तमिलनाडु को नीट के अंदर एडमिशन दिलाने के लिए, एमबीबीएस के जो मेडिकल के जो कॉलेज हैं उसमें एंट्री दिलाने के लिए नीट का एग्जाम ना उपयोग में लेने दिया जाए। तो बोले फिर आपके लिए क्या किया जाए। इन्होंने अपने सारे एमएलए से लिखवाकर राष्ट्रपति के पास एक लेटर भेजा। उसमें कहलवाया कि हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के बच्चों को केवल बोर्ड की परसेंटेज के आधार पर स्टेट के ही राज्य में, स्टेट के ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। हालांकि राष्ट्रपति ने इनके द्वारा की गई सिफारिश को इनकार कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। बट द पॉइंट इज कि ये अपनी तरफ से यही दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि तमिल बच्चे तमिलनाडु में ही मेडिकल की पढ़ाई करें। केंद्र ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह देश के अंदर एक समान मेडिकल व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर के शिक्षा से शुरू हुई इनकी लड़ाई नीट तक भी पहुंची गई।
इसी वजह से शिक्षा के अंदर जो शिक्षा का विषय है वो आता है भारत के अंदर सूचियों में 7वीं अनुसूची के अंदर। अगर हम बात करें जहां विषयों का बंटवारा किया हुआ है संविधान में, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में आ रहे इस विषय को यानी शिक्षा जैसे विषय को अब यह राज्य वापस से राज्य सूची में लाने की लड़ाई लड़ रहा है कि हमारा प्रयास है कि केंद्र के द्वारा समवर्ती सूची में डले इस एजुकेशन पर कानून ना बनाए जाएं, हम इस पर अपना कानून बनाएंगे और इस विषय को हम राज्य सूची पर लेकर आएंगे ताकि तमिलनाडु के बच्चों को तीसरी भाषा ना सीखनी पड़े, यानी कि हिंदी का बर्डन उन पर ना रहे। इस राजनीति में कुल मिलाकर स्टालिन अपनी छवि को इसलिए बड़ा करने लग रहे हैं ताकि वहां की जनता को लगे कि ये केंद्र से टकरा गए। टकराते टकराते अचानक इन्हें एक और चीज याद आई, और वो क्या था कि गवर्नर जो होता है वो गवर्नर अपने आप में केंद्र का ही तो प्रतिनिधि होता है, गवर्नर उस राज्य का नहीं होता है। ऐसे में यहां पर जो लगे हुए गवर्नर साहब थे, जो क्या कहते हैं इसको, तमिलनाडु के अंदर जो लगे हुए गवर्नर साहब RN रवि, उन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा काम किया जिससे कि स्टालिन को थोड़ी मदद मिल गई ये बताने में कि देखो केंद्र और राज्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा क्या था साथियों? होता यह है कि राज्य सरकारें बिल्कुल वैसे ही जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, और वो कोई बिल पास करें, राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करके उसे एक्ट बनाता है, ऐसे ही राज्य के अंदर राज्य विधानसभा कोई भी कानून यानी कोई भी बिल अगर पास करे और उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर दे तो वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि नहीं ये कानून बनने लायक नहीं है तो वो उन बिलों को वापस लौटा सकता है। प्रोविजन ध्यान से सुनिएगा और विवाद भी यहीं से समझ में आ जाएगा। राज्यपाल के पास एक और पावर भी होती है और वो ये कि राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को राज्यपाल सीधा राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है, सो दैट राष्ट्रपति अपनी तरफ से उन्हें अपनी इजाजत में रखना चाहे तो रखे, अदरवाइज उन्हें रद्द कर दे। तो इसका मतलब 3 तरह के ऑप्शंस यहां निकल कर आए। पहला, राज्यपाल उन बिलों को वापस लौटा दे। दूसरा, राज्यपाल साइन करके उन्हें एक्ट बना दे। तीसरा, राज्यपाल उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दे। जो RN रवि नाम से यहां के राज्यपाल हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग 12 बिल इनके पास आए थे साइन होने के लिए। उन 12 बिलों में से इन्होंने 2 बिल तो राष्ट्रपति के पास भेज दिए और 10 बिल इन्होंने वापस विधानसभा को लौटा दिए। अब संविधान का नियम अनुच्छेद 200 के तहत यह कहता है कि राज्यपाल के पास यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, उसे राज्य की विधानसभा द्वारा या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सलाह पर ही काम करना होता है। ऐसे में राज्यपाल द्वारा जो बिल लौटाए गए, अगर विधानसभा उन बिलों को वापस पास करके वापस से राज्यपाल के पास भेजे तो राज्यपाल की यह मोरल ऑब्लिगेशन है कि वो उन बिलों को पास करके मानेगा, यानी कि उन्हें वो एक्ट बनाएगा। MK स्टालिन ने यही किया। जो विधानसभा को लौटाए गए 10 बिल थे, स्टालिन ने उन्हें दोबारा पास किया और इनके पास पहुंचा दिया। राज्यपाल ने उन बिलों को अपने पास फिर से होल्ड कर लिया। यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से राज्यपाल को आदेश देती है कि सर आपके पास यह पावर नहीं है कि आप बिलों को होल्ड कर लें, उन्हें आप एक्ट बनाइए। तो राज्यपाल को वो चीज पास करनी पड़ी। तो इससे स्टालिन अपनी तरफ से यह कहने में कामयाब हुए कि देखो मैं कह ही रहा था कि केंद्र के प्रतिनिधि भी हमारी राज्य सरकारों को चलने नहीं देते, इसीलिए आवश्यक है कि हम राज्य केंद्र से अलग ही हो जाएं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु लगातार अपने आप को एक अलग तरह का राज्य या ऑटोनोमस स्टेट बनाने की कवायद में लगा हुआ है। चाहे फिर वो विषयों को कंकरेंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में लाने की बात हो, या राज्यपाल की शक्ति से बाहर जाने की बात हो, या फिर फाइनेंसेस के विषय पर 1 रुपए में से 29 पैसा ही प्राप्त करने से दुखी हो। इन चीजों की वजह से स्टालिन इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सेंटर में इनके यानी कि कोर में इन सब के क्या है, तो आंसर है 2026 के इलेक्शन। अब एक यहां पर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और बड़ा प्रश्न यह है कि राजनीति क्या इस हद तक चली जाएगी कि राज्य अपनी राजनीति बचाने के लिए देश का विभाजन तक पसंद कर लेंगे या संसद द्वारा पारित कानूनों का उल्लंघन करने लगेंगे। तो पहले तो कानून की ताकत जान लीजिए। संविधान कहता है कि भारत का जो संघ है यानी इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इट इज ए इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि अविभाज्य संघ है विभाज्य राज्यों का। राज्य टूट सकते हैं टुकड़ों में लेकिन संघ नहीं टूट सकता। अर्थात
तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया ये जो कृत्य है ये केवल राजनीति से प्रेरित है, इसके अंदर कोई संभावनाएं नहीं है। अगर ऐसा होता हुआ प्रयास पाया भी गया तो केंद्र अपनी तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाकर उस राज्य को कंप्लीट अपने कंट्रोल में ले सकती है, और अगर स्थिति बिगड़े तो पर्टिकुलर उन क्षेत्रों में मार्शल लॉ या पर्टिकुलर स्टेट इमरजेंसी लगाकर उसे कंट्रोल में ला सकती है। यही कारण है कि जब अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया उस समय यह तय किया था कि विषयों का बंटवारा इस तरह से हो कि केंद्र के पास कुछ ऐसे विषय हो कि राज्य उससे निकलकर बाहर ना जा पाए, और बाहर ना जा पाए इसी वजह से राज्य के पास कभी सेना का अधिकार नहीं दिया गया, केंद्र को ही सेना का अधिकार दिया गया ताकि वो ऐसी परिस्थितियों से निपट सके। वहीं दूसरी ओर जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, यानी कि राज्य सब मिलकर के केंद्र को एक साथ मिलकर चलाएं, यानी कि कोऑपरेटिव सहयोगी तरीके से संघवाद चले, तो उस समय पर कई बार यह सवाल खड़ा होता है कि केंद्र अपने प्रतिनिधि जब राज्य में गवर्नर बना के भेजें तो उन राज्यों को भी राज्य सूची पर स्वायत्त तरीके से काम करने दें, उनके साथ भी उनका स्टेट और उनका फ्यूचर डिसाइड करने का अवसर दें। तो केंद्र को भी चाहिए कि राज्य सूची के विषयों पर ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे, वहीं दूसरी ओर राज्यों को भी चाहिए कि अपने राज्य की राजनीति के लिए देश को विभाजन जैसे खतरे की तरफ ना मोड़े। फिलहाल इस सभी मामले के अंदर केवल एक ही सार है, और वो ये कि तमिलनाडु का जो ये प्रयास राजनीति से प्रेरित है, इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ संज्ञान लेने चाहिए ताकि राज्य इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना करें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।